भारतीय इतिहास के जो बाधक तत्व हैं, उन्होंने इतिहास के अंदर जो नैरेटिव सेट किए भारतीय इतिहास को बिगाड़ने के लिए, उसके शिकार चारण कवि भी हुए। इन्होंने चारण कवियों के लिए भी एक नैरेटिव सेट कर दिया। दरअसल इतिहास के बाधक तत्वों को चारण कवियों से दिक्कत क्या थी कि हमारे यहाँ पर इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। इतिहास चारण साहित्य के अंदर मिलता है, यानी जो चारण कवि थे उन्होंने जो युद्धों के या जो समय समय पर उन्होंने जो दोहे बनाए, सोरठे बनाए, उनके अंदर हमें इतिहास मिलता है। तो इन्होंने उसको नकारने के लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया कि साहब चारण कवि तो चापलूसी करते थे, धन के लिए किसी के लिए कुछ भी बना देते थे। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब इनकी पोल खुलती है कि इन बाधक तत्वों ने किस तरह से चारण कवियों को टारगेट किया और एक नैरेटिव सेट किया। तो ऐसे ही मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं जिससे चारण कवियों के प्रति आपके भी मन में श्रद्धा उमड़ पड़ेगी। इतिहास की ये कहानी पद्मश्री डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत ने अपनी किताब गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा के अंदर लिखी है, जिसका शीर्षक है माथो जावे पण मान नहीं जाए, यानी सिर जाए लेकिन अपना स्वाभिमान यानी मान सम्मान नहीं जाना चाहिए। इस कहानी के अनुसार उस वक्त मेवाड़ के अंदर महाराणा राज सिंह जी का राज था और महाराणा राज सिंह जी ने जैसे ही सिंहासन संभाला तो उन्होंने अपने गढ़ की यानी चित्तौड़ का जो किला था उसकी मरम्मत कराना शुरू कर दी। दरअसल जब अमर सिंह जी के साथ में जब संधि हुई थी जहांगीर की, तो लक्ष्मी कुमारी जी ने लिखा है कि भाई उस टाइम ये संधि हुई थी कि उसमें वो बादशाह नहीं चाहते थे कि राजपूतों के जो गढ़ है यानी मेवाड़ के जो गढ़ किले हैं उनकी मरम्मत कराई जाए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि यदि मरम्मत करा दी तो ये मजबूत हो जाएंगे। तो राज सिंह जी जैसे ही गद्दी पे बैठे तो उन्होंने उस संधि की परवाह न करके और गढ़ की जो है का जीर्णोद्धार कराना शुरू कर दिया। अब उस वक्त था बादशाह शाहजहां। हालांकि शाहजहां राज सिंह जी को बहुत चाहता था, लेकिन राजनीतिज्ञ के लिए शर्त टूटना वो भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसने जो है एक दूत भेजा और उसको कहा कि भाई किसी भी तरह राज सिंह जी को समझाओ और ये जो संधि है ये मनवाओ ताकि गढ़ का जीर्णोद्धार नहीं हो, नहीं तो ये मजबूत हो जाएंगे। तो चंद्रभान नाम का एक उनका दूत आया बादशाह का। दरअसल कहानियों के अंदर या जो पुराना साहित्य है उसके अंदर उस दूत को एलची बोलते हैं। अब एलची का क्या मतलब था, फारसी में होगा या जिस भाषा में भी हो। और चंद्रभान के बारे में लिखा है कि वो फारसी का बड़ा तकड़ा विद्वान था। बादशाह शाहजहां का भी वो खासम खास आदमी था और बहुत होशियार था। तो वो जब आया तो उससे पहले जब दूत आते थे या वो जो भी फरमान लेके आते थे तो राजा को जैसे मान लीजिए खड़ा होके हाथ में ले, वो तो राज सिंह जी ने कहा कि भाई ये ड्रामेबाजी मेरे पास नहीं चलेगी, मेरे पास तो आप एक बाजोट पे वो रख दीजिए फरमान, मैं अपने आप उसको उठवा के पढ़ लूंगा। मतलब अपना राज सिंह जी ने भी अपने मान सम्मान से कोई समझौता नहीं किया। तो सारी चीजें जो है शर्तें तय होने के बाद में दोनों की वार्ता शुरू हुई। जब वार्ता शुरू हुई चंद्रभान जो दूत था उसकी और राज सिंह जी के बीच में, तो वो ऊपर कहीं महल में बैठे थे और उन्होंने ये आदेश दिया कि जब तक हम दोनों की वार्ता चले तब तक अंदर कोई नहीं आना चाहिए। तो द्वारपालों ने तो आज्ञा का पालन करना था और संयोग से उसी वक्त क्या हुआ, एक तरफ उनकी मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ एक चारण कवि थे उदय भाण जी, जिनके पास ताजीमी जागीर थी, वो आए। तो पहले जो द्वारपालों को राज सिंह जी ने कह दिया कि कोई ताजीमी सरदार भी आए तो बोल देना कि वो ताजीब नहीं लूंगा, उनको भी आप रोक देना। अब जैसे उदय भान जी आए और ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगे तो द्वारपाल ने रोका कि भामा साहब कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं तो दरबार के पास जा रहा हूँ। तो कहा नहीं, हुक्म नहीं है, दरबार ने मना किया हुआ है, राजा साहब ने मना किया हुआ है कि ताजीम नहीं ली जाएगी। तो इतना कहते ही साहब वो उदय भान जी के तो ऐसा लगा मानो आग लग गई हो, एक तो चारण कवि और ऊपर से ताजिमी सरदार और स्वाभिमानी कवि, वो कैसे रुक सकते थे। उन्होंने द्वारपाल को फटकारा और सीधे धड़ धड़ करके ऊपर चल दिए। और ऊपर गए तो दोनों की जो वार्ता चल रही थी राज सिंह जी की और बादशाह के दूत की, तो जब ये जाके खड़े हुए तो उन्होंने इनके ऊपर नजर नहीं डाली, यानी जो राज सिंह जी थे उन्होंने इनकी तरफ कवि की तरफ देखा नहीं। तो उनको बड़ा चुभा, क्योंकि होता क्या था कि चारण कवि जब आते थे तो राजा महाराजा उठ खड़े होते थे दरबार के अंदर, इतना उनका सम्मान करते थे। इतिहास की जब कहानियां पढ़ते हैं तो उनमें मिलता है, एक कहानी मिलती है कि एक चारण कवि रात को आए, नशे में थे
और ठाकुर साहब को कहा कि मुझे पास में ससुराल जाना है, कोई घोड़े की व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई नौकर कोई गड़बड़ करे, तो ठाकुर साहब खुद ही लगाम पकड़ करके उनको छोड़ने गए। और रास्ते में चारण सरदार ने, जो कवि थे, उन्होंने साहब ठाकुर साहब के दे कोड़े, नौकर समझ के उनके कोड़े मारे। सुबह उनको पता लगा तो वो कोड़े खाए। एक एक कहानी है कि चारण कवि आ रहे थे तो उनका स्वागत करने के लिए ठाकुर साहब गए, वो उन्होंने पालकी उठा, खुद जूत गए। और जब सीमा में आए तो कवि ने कहा कि भाई ये कोई ठाकुर यहाँ का बड़ा घमंडी लगता है, अभी तक आया नहीं। तो ठाकुर साहब ने कहा साहब मैं तो आपका पाल के पकड़े चल रहा हूँ। तो इतना मतलब चारण कवियों का राजा लोग सम्मान करते थे। तो वो सम्मान इसलिए नहीं करते थे कि उनकी कोई प्रशंसा के अंदर दोहे बना दिए। दरअसल राजाओं के लिए एक चाबुक का काम भी ये करते थे। और यही बात जब सोचा कि ये सिस्टम जो है वो समझ नहीं रहे हैं, ये पुराना जो आज तक इनके जो पूर्वज थे राज सिंह जी के, उन्होंने चारण कवियों का इतना सम्मान किया, और राज सिंह जी एक बादशाह का दूत के आ गया, मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर हम कवि किस लिए? और फिर हम तो चाबुक हैं। चाबुक की मैं बात बताऊं कि जितने भी चारण कवि थे वो राजाओं को गलत, जब कोई राजा गलत रास्ते पे जा रहा था तो उसके ऊपर चाबुक मारने का काम, यानी चाबुक का काम ये कवि करते थे। जब भी कोई राजा, क्योंकि बाकी लोग तो डरते थे कि राजा के पास जाके क्या कहें, कोई सुने नहीं सुने, तो लोग क्या करते थे, चारण कवि को पकड़ते थे और उनको अपनी समस्या बताते कि ये राजा का जो है निर्णय गलत है, आप इसके कान मरोड़ो। और चारण कवि जाते थे और एक दोहा ऐसा कटाक्ष वाला सुनाते कि राजा सीधे सीधे अपने लाइन पे आ जाते। तो उदय भान जी ने भी सोचा, एक तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी थी और दूसरा वो अपना धर्म निभाना था, चाबुक वाला। तो इस घटना के ऊपर रानी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत लिखती है कि उदय भान जी तो धम धम करता ऊपर चढ़ गया, हमेशा जूं जाए मुजरों की दो, पण हमेशा जूं राणा जी उबावे ताजीम नहीं दीदी। बारट उदय भान जी बढ़ गया और एक झट एक दुओ बनाए एलचीरे मुंडा गई दिखारिया। गया जगतपति जगत सी जगरा उजवाड़ा, रही चिरमट बापड़ी कीदा मुंह काला। यानी कद्रदान जगत सिंह जी तो गए, अब उनके बेटे राज सिंह जी हैं जो वंश का काला मुंह करा करके और चिरमुजियां बैठे हैं, उन मतलब चिरमियां जैसे रह गए हैं। और इतना सुनते ही तो राज सिंह जी तो वैसे ही गुस्सेवाले आदमी थे, तो इतना सुन उनको बर्दाश्त कहाँ हो सकता था। तो राज सिंह जी आग बबूला हो गए। और राज सिंह जी जब आग बबूला होते थे तो वो ये कुछ सोचते नहीं थे, उनके पास एक गुरंज नाम का कोई हथियार होता था, बहुत मोटा लोहे का, और वो उठा के सीधा सिर में मार देते। और उन्होंने भी वही किया, क्योंकि एलची के सामने यानी बादशाह का जो दूध आया और वहां पे उनकी इस तरह से बेइज्जती की, तो काले मुंह वाला पैदा हो गया, इस तो मुंह काला करवा लिया तूने। तो उन्होंने उठाया और सीधे उदय भान जी के सिर में दे मारा, और उदय भान जी वहीं पे ढेर हो गए। उनके इस बलिदान के ऊपर रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत लिखती है कि बारट जी मर गया पण हक सारू जीम होमवारी मिसाल छोड़ गया। यानी कि जो कवि थे, यानी बारट जी थे, उन्होंने वो खत्म हो गए, उन्होंने अपना जीवन त्याग दान दे दिया, लेकिन उन्होंने जो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके आगे ये साबित कर दिया कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके लिए या अपने मान सम्मान के लिए कितना भी बड़ा बलिदान दिया जा सकता है। ये एक उदाहरण वो छोड़ गए। अब आप बताओ कि लोग कहते हैं चापलूस थे, वो थे, ऐसा दोहा उनको भी पता है कि राज सिंह जी कितने गुस्सेल होते थे, तो इस तरह का दोहा क्या राज सिंह जी को कोई सुनाने की हिम्मत कर सकता था? लेकिन मैंने कहा ना कि चारण कवि चाबुक का काम करते थे राजाओं के लिए। जब भी राजा कोई गलत निर्णय लेता था, जब किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होती थी, तो उसको सुधारने के लिए या उनको सही दिशा पे लाने का काम चारण कवि करते थे। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक रखा गया है माथो जावे पण मान नहीं जावे, यानी सिर जाए लेकिन मान सम्मान नहीं जाना चाहिए। अब आप बताओ कि इन्होंने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई चारण कवि तो चापलूस होते थे, इनाम इकरार के लिए दोहे बनाते थे, लेकिन जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपका खुद का सिर जो है वो चरणों के आगे झुक जाएगा। मैं भी जब इतिहास पढ़ता हूं तो चारण कवियों के लिए मेरे मन में अपार श्रद्धा उमड़ पड़ती है। कई ऐसे मतलब इतिहास के अंदर कई ऐसे घटनाक्रम है जहां पे चारण कवियों ने बिल्कुल, और मैं तो ये एक चीज और कहता हूं कि चारण कवियों के एक हाथ के अंदर कलम होती थी तो दूसरे हाथ में तलवार भी होती थी। वो सिर्फ युद्धों के अंदर सैनिकों के मोटिवेशन का काम नहीं करते थे,
वो खुद भी एक योद्धा होते थे और इतिहास भरा पड़ा है चारण कवियों के बलिदान से और उनके युद्ध करने से, उनके तलवार के जोहर का भी, उनकी वाणी का ही नहीं, उनके तलवार के जोहर का भी इतिहास भरा पड़ा है। तो मेरे ख्याल से ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं अगले किसी कहानी के अंदर फिर किसी चारण कवि के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।